अध्याय 9 देख रहे हैं, महिलाएं, जाति एवं सुधार। यहां पर एक बड़ा गंभीर चित्र है। ये आज आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। यहां पर हो यह रहा है कि एक आदमी है और उसकी पत्नी है। आदमी की मृत्यु हो जाती है और पत्नी को उसके साथ जलाया जा रहा है। जिंदा जिंदा जलाया जा रहा है, उसकी मर्जी से या नहीं। लेकिन यह है सती प्रथा। आप सोच भी नहीं सकते कि जो भारत में आने वाले जितने चित्रकार थे, यूरोपीय चित्रकार थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बनाई जिसमें यह रिप्रेजेंट होता है कि सती प्रथा क्या थी। और यह दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से पूर्वी समाज, पूर्वी कौन सा हो गया, हमारा हिंदुस्तान का समाज, ये कितना बर्बर है। बर्बर यानी कि कितना सैवेज है, कितना खतरनाक है। कहने का मतलब यहां पर आप मान लीजिए क्या है, इंग्लैंड है, उसके नीचे यूरोप है। अभी दोनों यूरोपीय यूनियन में थे, लेकिन अब ब्रेक्सिट हुआ, अब उस पर बात चल रही है। यहां पर आप आ जाएं तो इसके पूर्व में है ना, ये होता उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसके पूर्व में आप आएंगे तो यहाँ अरब आता है, यहाँ इंडिया आता है, या फिर चाइना वगैरह आते हैं। लेकिन ये जो है इसको ये पूर्व कहते हैं। तो जहां जहां पूर्व की बात चलेगी, पूर्वी समाज, पूर्वी समाज मतलब हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम अरब और चाइना की बात नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कि 200 साल पहले, 200 ईयर्स बैक, बल्कि उससे भी पहले चले जाइए, 200 साल इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यहां पर हम ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल के समय जो जो गुजरा, जो जो हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप 200 साल पहले चले जाइए। आज आप देखिए कि एक लड़की, आप दिल्ली तो नहीं, खैर मुंबई चले जाइए, रात के 2 बजे भी एक लड़की काम करके आ रही होगी, है ना। साउथ इंडिया में चले जाइए तो लड़कियां बिल्कुल आराम से काम कर रही हैं, स्कूल जाती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, कॉलेज में जाती हैं, विश्वविद्यालयों में जाती हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेती हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, हर तरीके की नौकरियां कर रही हैं। कहने का मतलब लड़कों से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अब ये बड़ी शर्म की बात है, हमें कहना पड़ता है, लड़कों से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अरे ये पीछे कहां है, क्यों हमने कर दिया इनको, ऐसा क्या हो गया। 50% आदमी होते हैं, 50% औरतें होती हैं, 50% आदमी होते हैं, है ना। इनके ये बगैर जिंदगी नहीं चल सकती, दोनों का होना जरूरी होता है। लेकिन हमने हमेशा औरतों को कमतर देखा है और आदमी को हमेशा, लड़कों को हमेशा देखा है कि भाई ये परिवार चलाएगा, ये रोटी कमाएगा, लड़कियां तो चूल्हा चौका करेंगी, है ना। 200 साल पहले हालत कैसी थी। कानूनन शादी वो कर सकती थी, है ना, जब बालिग हो जाए। क्या ऐसा हो सकता था? आज है, आज बालिग हो गई, 21 साल की उम्र हो गई लड़कियों की, वो शादी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी अरबाज खान से भी कर सकती हैं, किसी रमेश किशोर से भी कर सकती हैं, किसी अल्फ्रेड डिसूजा से भी कर सकती हैं। कहने का मतलब कोई जाति समुदाय का बंधन नहीं है, हमारे उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बेचारी कोई महिला है, घर में बैठी हुई है, पति का बाहर एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये दोबारा शादी नहीं कर सकती बेचारी? इसकी क्या गलती है? ये अगर विधवा हो जाती है, इसके बच्चे हैं, तो ये क्या काम करेगी? घरेलू औरत है, मान लीजिए घर पे काम करती है, इसके पास तो कोई पैसा कमाने के वो भी नहीं है, जरिए भी नहीं है, कैसे करेगी? विधवा की शादी आज हो सकती है, बल्कि महिलाएं वोट डाल सकती है। मैं आपको बताऊं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और बहुत सारे नाम हम ऐसे लेंगे। हमारे देश में प्रेसिडेंट भी महिला रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी महिला रही हैं, यानी चुनाव लड़ भी रही हैं, चुनाव जीत भी रही हैं और देश का नेतृत्व भी कर रही हैं। 200 साल पहले या उससे और पहले हालात बहुत खराब थे। जो मैंने आपको बताया वो सब नहीं थे। हालात ऐसे थे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की, ज्यादातर जितने भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी शादी बहुत कम उम्र में, 5, 4 साल, 6 साल ऐसे में शादी कर दी जाती थी। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई हिंदू आदमी हो, चाहे मुसलमान आदमी हो, औरतें ही औरतें रख रही हैं। मतलब इनको कोई बंदिश नहीं है कि कितनी शादियां कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 जितनी मर्जी हो उतनी पत्नियां रख रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात यह है कि कई ऐसे इलाके, बहुत सारे खास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया का इलाका है, यानी हम जब अपने देश की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, इसमें आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, थोड़ा और इधर आ जाइए, तो साउथ में तो इतना नहीं था, लेकिन हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत, वहाँ पर विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि भाई ऐसा है, आपका पति तो चला गया है ना, मर गया, अब आप आइए, इसको हम चिता लगा रहे हैं, यहाँ पर आग लगाएंगे, आप चुपचाप यहाँ पर आके बैठ जाइए। और क्या किया जाता था, आपको मैं बताऊं तो आपको बड़े, हमारे पूर्वजों पे बड़ी शर्म सी आएगी कि इनको इन लकड़ियों से बांध दिया जाता था कि भाई कहीं आग लगाई और ये भागने ना लगे। तो इसी आग के साथ ये औरतें भी, मैं तो कहूँगा, मार दी जाती थी। ये कह सकते हैं लोग कि नहीं नहीं, कई ऐसी सती थी जो सती बनती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वो अपनी स्वेच्छा से मर रही हैं, स्वेच्छा से वो अपनी जान दे रही हैं। मैं मानता हूं कि इनको ज़बरदस्ती ही मारा गया होगा। बहुत ही कम औरतें होंगी जो अपने आप को सती कहला के कोई माता या कोई ये कहे देवी कहलाना चाह रही होगी, यानी कि उनको कहा जाता था कि देखो ये सती बन गई, महिमा मंडित करते थे, उसकी आराधना करते थे, पूजा करते थे, देखो ये लेडी जो है ये मर गई अपने आदमी के साथ, कितनी बढ़िया है। ये इसलिए कहते थे क्योंकि आगे जो औरतें होंगी, जितनी भी औरतों के पति मर रहे हैं, वो भी सती बनेंगी, ये किया जाता था। लेकिन मैं मानता हूं कि इनको मारा जाता था, और किसके द्वारा जाता था? आदमियों द्वारा, हमारे जैसे लोगों के साथ द्वारा मारा जाता था। तो सती का अर्थ क्या है? एक ऐसी, सती का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं आपको, इसका मतलब होता है सदाचारी। इसका मतलब यह है सदाचारी, सदाचारी महिला, यानी कि एक अच्छी महिला, साफ सुथरी महिला, पवित्र महिला, पूजा पाठ करने वाली महिला, या भगवान को मानने वाली महिला, आदमियों की बात मानने वाली महिला, ये होती थी सदाचारी महिला। जितनी भी संपत्ति होती थी उस पर इनका हक तो ना के बराबर, ना के बराबर होता था। आज ऐसा हुआ है क्योंकि जो हिंदू रूलिंग आई है उसमें कि भाई अब महिलाओं को भी बराबर हक मिलेगा। शिक्षा तो आप छोड़ ही दीजिए, शिक्षा की बात ही मत करिए। ये मानते थे कि अगर एक लड़की शिक्षा उसने ग्रहण कर ली, तो आप देखें, लोगों का ये मानना था कि अगर औरत पढ़ लिख जाती है तो ये अपने आप विधवा हो जाएगी, बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी, इसका पति मर जाएगा। अगर आप समाज के अंदर घुस के देखें तो अगर एक औरत को ये कहा जाए या फिर ये माना जाए कि लड़की पढ़ेगी तो इसका पति मर जाएगा, तो कोई अपनी बच्ची को पढ़ाएगा? है ना। उस समय तो बहुत अंधविश्वास था, बहुत सुपरस्टिशन था, और धर्म के आड़ पे धर्म और ये कुरान और गीता, इनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब जो असली धर्म है उसको ना मान के ये सब चीज़ें आगे आ रही थी, ताकि वहाँ के लोग, अब बेसिकली क्या है, एक विधवा को मारते, ये सती क्यों बनाते थे? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़ी, चलो भाई तुम इसके साथ ही निपट जाओ, यही तो होता था। अब यही नहीं था, एक औरत आदमी में जो था वो तो खैर मैंने आपको बताया ही कि आदमियों को हमेशा नाक का सवाल था कि भाई ऊंचे लोग हैं या औरतों से हमेशा ऊपर रहेंगे, स्त्रियां केवल घर में काम करेंगी, बात सुनेंगी, बच्चा पैदा करेंगी, खाना बनाएंगी, और बस इतना ही उनकी इज्जत थी। लेकिन इसके अलावा लोग जातियों में बटे थे। जातियां मतलब होता है अलग अलग कास्ट में। अब आप देखिए, सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, इसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्ण व्यवस्था कहते थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय, ये थे ऊंची जाति। ये जो दोनों जाति है ये अपने आप को ऊंची जाति मानते थे, आज भी ऐसे ही है, मतलब उतना ऊपर मुखर नहीं है लेकिन है। इसके बाद आते थे जो वैश्य, यानी कि जो व्यापार करते थे। अब ब्राह्मण में आप समझ लीजिए जैसे शुक्ला हो गए, पाठक हो गए, त्रिवेदी हो गए, क्षत्रिय में ठाकुर लोग हो गए, वैश्य में आपके आ गए जो जैसे अग्रवाल हो गए, या जो व्यापार और महाजन, मतलब बनिया के उसके काम करने वाले लोग, मतलब ट्रेड करने वाले लोग, तो इनको वैश्य कहा जाता था, क्योंकि ये इनका काम व्यापार और महाजन का काम था, पैसे देना, इस तरीके का काम। फिर आते थे आपके काश्तकार, बुनकर, कुम्हार, मतलब जो छोटे काम करते थे। अब बुनकर कुम्हार के बगैर तो जिंदगी चली नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये जो बुनकर हो गए, कुम्हार हो गए, मतलब जो कपड़े बुनते थे, मिट्टी का काम करते थे, इनको कहा जाता था शूद्र। क्या कहा जाता था? शूद्र, है ना। अच्छा, यहां तक खत्म नहीं हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहां तक खत्म नहीं हुआ। इसके नीचे एक और जाति, वो है अति शूद्र।
वो ऐसी जाति जिसको कहा जाता था अति शूद्र। इनका काम था कि जो मैला है, मैं सीधा कहता हूं, आपको जरूर लगेगा, टट्टी पेशाब साफ करने वाले, जो जानवर मर गया उसको उठाने वाले, जो गंदगी है उसको साफ करने वाले, उनको ऐसे कामों में लगाया गया था जो पूरे समाज को या पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रखते थे। उनका काम ये था। अब क्योंकि ऐसा काम इनको दिया गया था या ऐसे काम में इनको बांध दिया गया था, ऊंची जातियां इन्हें दूषित मानती थी क्योंकि गंदा काम कर रहे, जैसे मैंने आपको शब्द बताया, अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ऐसा काम करते थे तो ये इनको मानते थे कि भाई ये दूषित कार्य करते हैं, अगर ये हमारे आसपास आ जाए, अगर ये हमारे बगल से गुजर जाए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारे 30 फीट की दूरी पर ये चले, कहीं आए तो एक हाथ में उनकी वो रहे बजाने के लिए कि भाई हम छोटे जाति के हैं और हम आ रहे हैं और आप संभल जाना, मतलब हमसे थोड़ा दूर हट जाना, ये सारी चीज़ें होती थी। इसलिए इनको अछूत मानते थे, अनटचेबल, यानी कि अगर ये हमसे छू गए, ये उस जगह पानी पी गए जहाँ हम पीते हैं, ये उस मंदिर में आ गए जहाँ हम आते हैं, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब मान्यता थी इनकी। आजकल के लोग समझदार हो गए, ध्यान दीजिएगा, आजकल के लोग जो यंग जनरेशन है वो इन सबको नहीं मानती है, बहुत समझदार हो गई है। तो मंदिर में प्रवेश कर गए तो दिक्कत है, यानी कुओं से पानी पी लिया, जहां से सवर्ण पीते हैं, ये लोग पीते हैं, वहां से इन्होंने पी लिया तो दिक्कत है, तब बहुत दिक्कत है। कोई जो घाट और तालाब जिस पे ये नहा रहे हैं या धो रहे हैं, अगर इस पे ये आ गए तो दिक्कत है। बेसिकली इनको निम्न दर्जे का, देखिए ऐसे बैठा भी हुआ है, ये बेचारा निम्न दर्जे का आदमी माना जाता था, ये पूरे लोग, और हमेशा जैसे शहर इस तरीके से होता था ना, ये निम्न दर्जे के लोग हमेशा कोने में ढकेल दिए जाते थे। इसी को हम हाशियाकरण कहते हैं। जैसे आज मुसलमानों के साथ होता है कि मुसलमान की हमेशा एक ऐसी जगह होगी, उसको एकदम ऐसी जगह ढकेल दिया जाएगा कि बेचारे गंदगी में रह रहे होंगे, ना उनको कोई देख रहा है ना कोई समझ रहा है ना। इसी तरीके से इनके साथ होता था, इनके साथ किया जाता था, राइट। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, जो मैंने बताया, ये आप लोगों को लगेगा कि बड़ी ऐसी बात बता दी, ऐसी पता नहीं कैसी बात हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब चीज़ें गलत होती हैं ना, तो चीज़ें अच्छे होने के लिए, सही उठाने के लिए, सही करने के लिए भी लोग होते हैं। हर चीज़ गलत नहीं होती है। जब गलत होने लगती है और वो पाप का घड़ा जब भर जाता है, तो ऐसे लोग आते हैं जो इस चीज़ों को ठीक करते हैं। आज सती नहीं है ना, मानते हैं ना, आज सती प्रथा नहीं है। किसी ने तो काम किया होगा, किसी ने तो आवाज़ उठाई होगी। तो जैसे जैसे संचार के नए माध्यम बने, विकसित हुए, जैसे किताबें आ गई, अब किताबें आ गई तो लोग ने पढ़ना शुरू किया, लोग शिक्षित होने लगे, अखबार निकलने लगे, पत्रिकाएं छपने लगी, इसके अलावा पर्चे, जिसको हम फ्लायर्स कहते हैं, पर्चे और पुस्तिकाएं, तमाम सारी चीज़ें ये सब छपने लगी, विकसित हो गई है ना। तो हुआ ये था कि पहले ये थोड़ी महंगी थी, लेकिन जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस आए और ये चीज़ें सस्ती होने लगी, तो इससे क्या हुआ कि लोगों की पहुंच में आ गया, गरीब लोग भी इसको समझ पाए, पढ़ पाए और इनको जान पाए। पहले क्या होता था, पांडुलिपियाँ होती थी, जैसे तालपत्री पे, ताड़ के पत्रों पे लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, और हाथ से लिखा हुआ बड़ा एक तो महंगा होता था। पांडुलिपि जिसे कहते हैं ना, मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा जाता था, वो इतना महंगा होता था, या फिर ये बहुत कम लोगों के अप्रोच में होता था। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जैसे जैसे लोगों ने अपनी मन की भावना इसमें डालने लगे, लोगों को, क्योंकि पहले तो पता नहीं चल पाता था ना कि जैसे मान लीजिए मैं सती प्रथा को गलत मानता हूँ, मैं कैसे बताऊँगा आपको? मैं व्हाट्सएप मैसेज करूँगा, मैं फेसबुक पे डालूंगा, या फिर मैं आपको आमने सामने बताऊँगा, कोई ना कोई जरिया तो होगा ना भाई। तो पहले पांडुलिपियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे जो आम लोगों की भाषा में, जैसे मान लीजिए अगर कर्नाटका में कर लीजिए आप, है ना, या आप चलिए केरल में आ जाइए, वहाँ पर मलयालम में चीज़ें छपने लगी। जब मलयालम में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब उनकी भाषा में आने लगा, तो फिर क्या था, उनको समझ में आने लगी। तो हुआ ये कि जो नए शहर थे उसमें सामाजिक, मतलब सोशल तौर पे, राजनीतिक, पॉलिटिकल तौर पे, आर्थिक, पैसा आ गया इसमें, और धार्मिक। इसमें क्या हुआ कि जो पुरुष हैं उनके बीच में चर्चा होने लगी, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी, जब तक यहां पर हम एक आदमी की बात मान लेंगे कि भाई इन्होंने कह दिया कि ये पुराण में लिखा है, धर्म में लिखा हुआ है, ये औरतों को मरना ही मरना है, अगर ये मान लेंगे हम, तो कैसे काम चलेगा?
लोगों ने आपस में डिस्कशन शुरू हुआ, लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की और ऐसे ऐसे तर्क वितर्क किए। तब पता चला कि अरे ये तो जब हो रहा है, ये तो हो रहा है एकदम तो गलत है, ये तो धर्म में लिखा ही नहीं है भाई, ये तो सालों से गलत होता चला आ रहा है। तो हुआ ये कि जो बहस की, जिन्होंने ये अपना डिबेट किया, आपस में बातचीत की, लोगों को समझाने की कोशिश की, वो थे सुधारक। सुधार मतलब अगर कोई चीज़ गलत हो गई, जैसे आप मान लीजिए ये आपका ग्लास रखा हुआ है और ये गिर गया, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये इसको दोबारा सीधा रखना या इसको सही तरीके से रखना, इसको हम सुधार कहते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे समाज में कोई गंदगी आ जाती है, हमारे समाज में कोई कुरीति आ जाती है, हमारे समाज में कोई गलत चीजें चलने लग जाती है, तो यहां पर लोग आते हैं जो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और वो कुरीतियां ऐसी आ रही हैं जो औरतों को, बच्चों को, जो छोटी जाति हैं और वो लोग जो दूसरे धर्म से आते हैं, थोड़े से कम लोग हैं, उनके प्रति ये कुरीतियां होती हैं। तो सुधार संगठन सामने आते हैं और वो इसे शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम मैंने लेने वाला हूं, सलाम करता हूं साहब आपको। इनका नाम है राजा राम मोहन राय। ये राजा थे, इनको कोई जरूरत नहीं थी, खुद ही क्षत्रिय परिवार से थे, इनको क्या जरूरत, जो चल रहा है चलने देते नहीं। राजा राम मोहन राय साहब ने जो 1772 से लेकर 1833 तक रहे, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े। अब देखिए इनके चेहरे से लग जाएगा कि ये कुछ महात्मा टाइप आदमी है। तो राजा राम मोहन राय को दिमाग में आप बिठा लीजिए। और ये जो साहब थे, इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता की बात मैं कर रहा हूं, सील से लिख दे रहा हूं, कलकत्ता है ना, कलकत्ता। तो कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्मो समाज, क्या है ध्यान रखिएगा, ब्रह्मो समाज, ये ऐसा संगठन बनाया, लोगों का ग्रुप बनाया जो सुधारवादी संगठन था, यानी इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए बनाया। फिर इसी को आगे जाके ब्रह्मो समाज कहा गया। पहले इन्होंने क्या कहा, पहले जो बना वो ब्रह्मो सभा बनी, ध्यान रखिए। जब इन्होंने बनाया तो इसको ब्रह्मो सभा का नाम दिया गया। फिर उसके बाद ये ब्रह्मो, आज जो हम नाम लेते हैं वो ब्रह्म समाज कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे लोग जुड़ गए और वो एक समाज बन गया, एक सोसाइटी बन गई। ओके, अच्छा, इन लोगों को हम सुधारक क्यों कहते हैं, फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो साहब है, इनका नाम बार बार आने वाला है। इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है ना। कोई एक जमाने में कोई एक कानून बन गया, या किसी ने कुछ कह दिया, या किसी किताब में कुछ लिख दिया गया, अब उसको हम आज तक चलाते रहेंगे। पहले तो हवाई जहाज भी नहीं हुआ करते थे, पहले तो ट्रेनें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज अगर हम माने तो हमको अभी तक पैदल ही चलना चाहिए था या घोड़ों पे चलना चाहिए था। हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं ना, हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं, है ना। तो वो परिवर्तन समाज में भी आना चाहिए। वो सारे तौर तरीके अन्यायपूर्ण, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, अन्यायपूर्ण का मतलब ये होता है जिसमें आप किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, दबा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ऐसे तौर तरीकों से छुटकारा दिलाया जाए किसको, जो बेचारे, अब एक औरत को आपने दबा के रखा है, फिजिकली भी बेचारी वीक होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये इसके लिए मैं मानता हूं, औरत फिजिकली वीक होती है, बच्चे कुछ जानते नहीं, इनके ऊपर अगर आप अन्याय कर रहे हैं तो ये बेचारे कैसे आपको अटैक करेंगे, कैसे आपको जवाब देंगे, नहीं कर सकते। तो देखिए इनकी ट्रैफिकिंग होती रहती है, इनके सब गलत काम कराए जाते हैं, आज भी ऐसा चल रहा है। तो जो पुराना व्यवहार है, देखिए साहब, अगर आपने कोई गलत व्यवहार शुरू कर दिया है और वो आप आज भी चलाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं ये व्यवहार सही है, ये कुरीतियां सही हैं, ये गलत काम जो है वो सही है, तो राजा राम मोहन राय जैसे लोग आएंगे और वो कहेंगे साहब ना, अब ये नहीं चलेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। उस जमाने में सोचिए, आज बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आज बोलते हैं कि हाँ भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उस जमाने में कैसे बोल पाते होंगे ये लोग। इन्होंने बोला तो आपको भी बोलना है, कोई भी गलत काम हो रहा है तो आपको बोलना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय साहब ये जो, क्योंकि बेसिकली इन्होंने पढ़ाई बड़ी अच्छी खासी की थी और इनका ये था कि सबसे पहले तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है, क्योंकि वेस्टर्न लोग आगे क्यों बढ़े, टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, वहाँ पर औरतों को सारे अधिकार मिल गए, फ्रीडम है वहाँ पर, तो वेस्टर्न लोगों ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ना अपनी ज़िंदगी में। हम हमेशा उनको गाली देते रहते हैं या कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो अच्छाइयाँ की हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। महिलाएं, विमेन, इनमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, समानता है, इक्वालिटी है। औरतों और जो गरीब हैं इन सब के लिए एक कानून बनाया गया, एक इस वेस्टर्न लोगों ने ये काम किया है। इन्होंने कहा ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता भाई, ऐसा ही होना चाहिए। इनका ये कहना था कि
कि जो महिलाएं हैं इनको मजबूरन बांध करके, एक तरीके से कहेंगे दिमागी, तो हाथ से तो कोई नहीं बांध सकता, ऐसे किसी ने रस्सी से नहीं बांधा होगा, लेकिन इनको समाज ने बांध के रखा है कि आप आओ, घर में काम करो बस, और इधर उधर नहीं जाना, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर में रहो, बस इतनी जिंदगी है तुम्हारी। दुनिया इनकी केवल घर से रसोई तक, रसोई से घर तक, बस, और उसके बाद पति के साथ जो भी जो क्रिया होती है, बस इतना ही, इसी के अलावा और कुछ नहीं था औरतों की जिंदगी। इन्होंने कहा ना, औरतों को बाहर निकलने दीजिए, शिक्षा दीजिए, जब शिक्षा देंगे, जब आप एजुकेशन देंगे तभी ये समझ पाएंगे, तभी इनका दिमाग खुल पाएगा, इनको नई चीजें पता चलेगी। तो ये राजा राम मोहन साहब का कहना था। अब विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश क्या क्या हुई, कैसे कैसे की राजा राम मोहन राय साहब ने। और उस जमाने में ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स थे, तो फिर कैसे ब्रिटिशर्स ने मदद की या फिर ब्रिटिश ने क्या किया, और ऐसे सुधारकों ने और क्या क्या किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।